योनि से या वेजाइना से अलग अलग तरीके की स्मेल आना या उस योनि का कलर अलग होना जो बाकी स्किन से, क्या ये एक नॉर्मल चीज़ है या कोई बीमारी का लक्षण है? तो इस वीडियो में हम यही दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से इस दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। तो अगर योनि में या वेजाइना की जो वॉल है या वेजाइना का जो कलर है वो रेडिश हो सकता है, पिंकिश हो सकता है या ब्राउनिश भी हो सकता है, और वो आपकी जो बॉडी का जो आपकी बॉडी का कलर है, जो आपका कॉम्प्लेक्शन है, उससे वो अलग हो सकता है। ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि ये कलर जो है आपका पर्पलिश ना हो और बहुत लंबे टाइम से नीला ना चल रहा हो। ये पर्पलिश जो कलर होता है ये एक इन्फेक्शन होता है। अगर ये पर्पल कलर है तो फिर ये एक यीस्ट का इन्फेक्शन है, एक फंगल इन्फेक्शन, लाइकन सिंप्लेक्स होता है। तो ये चीज़ आपको देखना होता है कि ये कलर आपका नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से ये इसका जो आपकी योनि का कलर नीला है तो फिर आपको अपने लीड डॉक्टर से मिलकर इसको चेक कराना चाहिए, उसको रूल आउट करना चाहिए कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है। इसी तरीके से अगर स्मेल आती है कोई, तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है कि ये जिस डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड्स, यानी कि जो मंथली या जो भी एक साइकिल है उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू जो भी आपने खाया है, अगर आपने मान लीजिए लहसुन खाया है, मछली खाई है या कोई आप विटामिन का सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो उस तरीके की स्मेल आपकी योनि से आ सकती है। तो ये कोई बीमारी का लक्षण कतई नहीं है। ठीक है, बीमारी वाली या प्रॉब्लम वाली बात वहाँ है जब उसमें से लंबे टाइम तक बदबूदार स्मेल आती है। तो आपको फिर अपने डॉक्टर से मिलके उसका इलाज कराना चाहिए या चेक कराना चाहिए कि कहीं कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई एसटीडीज तो नहीं है या कोई और अंदर आपके प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। तो ये दो कंडीशन है जिसमें कि कलर जो है आपका पर्पलिश नहीं होना चाहिए और जो ऑर्डर है यानी जो स्मेल है वो कोई भी स्मेल हो सकती है पर बहुत ज़्यादा बदबूदार ना हो। जो वजाइना है उसमें कोई स्वेलिंग वगैरह या पेन वगैरह नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इन्फेक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ पीरियड के बारे में कि किस टाइम पे सेक्स करें तो प्रेगनेंसी ना हो। और ख़ासकर कुछ लोग, अब नई नई शादी हुई होती है, वो चाहते हैं कि कंडोम भी यूज़ ना करें या कोई गोली वगैरह भी ना खाएं और प्रेगनेंसी भी ना हो, या कुछ लोग चाहते हैं कि हम किस टाइम सेक्स करें कि प्रेगनेंसी हो जाए। तो इस वीडियो में हम दोनों चीज़ें ही कवर करेंगे, यानी कि सेफ पीरियड भी और जो फर्टाइल या ओवुलेशन वाला टाइम है, ओवुलेटरी साइकिल का इस टाइम होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें सपोज मानते हैं किसी जो आपके फीमेल पार्टनर है उनका पीरियड जो है 30 दिन की साइकिल है उनकी, यानी कि 30 दिन में आता है और अभी उनको 1 तारीख को पीरियड शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्लीन होने का वेट करेंगे कि भाई आप काउंट करना शुरू कर दो आप दिन। ठीक है, अब मान लीजिए 1 से 5 तक ब्लीडिंग हुई, अब वो 5वें दिन जिसको बोलते हैं नहा लिए या क्लीन हो गए, तो 5 से 10वें दिन तक ये बिल्कुल सेफ पीरियड है। 5 दिन शुरू के जो हो गए सेफ पीरियड होता है, तो इसमें जो प्रेगनेंसी के चांस हैं बहुत कम होते हैं। इसी प्रकार से जब अब ये 30 की साइकिल है, मान लीजिए 30 की, तो 30 को महीना आने वाला है, तो 30 से आप 1 हफ्ता पहले काउंट कर लीजिए, यानी कि 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये डेज बिल्कुल सेफ हो गए। इसमें अगर आप प्रोटेक्शन नहीं भी यूज़ करते तो प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी कम है। माइंड यू, मैं कह रहा हूँ काफ़ी कम, एब्सोल्यूट कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि ओवुलेशन कई बार खासकर उन लोगों में जिनकी साइकिल डिस्टर्ब होती है, कभी 20 दिन में हो रही है, 25 दिन में, 30 दिन में, जिनकी एक से नहीं है, उसमें अंडा कभी भी फूट सकता है और प्रेगनेंसी के चांस बन जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिनकी साइकिल एक से रहती है, यानी कि 28 दिन चल रही है तो 28 दिन ही चल रही है, 30 दिन में आता है तो 30 दिन में पीरियड आ रहा है, तो उनके लिए शुरू के 5 दिन और लास्ट के 7 दिन या 5 दिन कर लो, और सेफर साइड पे 5 ही दिन कर लो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेफ है। अब हो गया कि अब हमें प्रेगनेंसी चाहिए, तो हमें किस दिन मिलना चाहिए या सेक्स करना चाहिए कि हमारी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाए या हम बाप बन जाएँ या हम पेरेंट्स बन जाएँ। इसके लिए जो अब मैंने साइकिल जैसे बताई, तो ओवुलेशन होता है, जो अंडा फूटता है फीमेल में वो फूटता है 14वें दिन। ठीक है, पर आपके जो स्पर्म सर्वाइव करते हैं फीमेल में वो 48, लगभग आप 72 आवर्स तक करते हैं, आप 48 आवर्स मान के चलिए, तो आप 2 दिन पहले और काउंट कर लीजिए। तो 12वें दिन से लेके आप 16वें दिन तक अगर आप सेक्स करते हैं और डेली करते हैं और
मॉर्निंग में करते हैं खासकर, तो आपके फर्टिलाइजेशन के चांस या प्रेग्नेंट होने के चांस आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 12, 13, 14, 15, 16 2 दिन पहले 2 दिन बाद में 14वें दिन के, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलाइजेशन की या प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। तो इस वीडियो से आपको पता लग गया कि सेफ पीरियड कौन सा होता है, शुरू के 5 दिन और लास्ट के 5 दिन, और जो ओवुलेशन वाला पीरियड है या फर्टिलिटी वाला पीरियड है वो कौन सा होता है, यानी कि बीच के 14वें दिन के 2 दिन पहले 2 दिन बाद में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में कि ये टेस्ट कब नेगेटिव झूठी रिपोर्ट दे देता है, यानी कि आप प्रेग्नेंट नहीं होते जब भी पॉजिटिव शो कर देता है, कंडीशन में आप प्रेग्नेंट होते हैं जब भी ये नेगेटिव शो कर देता है, या फिर इसकी कितनी एक्यूरेसी होती है, और अगर कोई फेडेड लाइन आती है, इसमें हल्की लाइन आ रही है दूसरी लाइन टेस्ट वाली, तो उसका क्या मतलब होता है, इसको किस दिन करना चाहिए तो आपको अच्छी रीडिंग मिलती है, प्रेगनेंसी में कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में क्या अंतर होता है, तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या ब्लड टेस्ट होते क्या हैं और ये क्या डिटेक्ट करते हैं। तो जब भी ओवम आपके अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं और वो इम्प्लांट हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब वो 6ठे दिन इम्प्लांट हो जाते हैं तो एक हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है इनसे, उसको कहते हैं HCG। तो ये HCG हर दूसरे तीसरे दिन ब्लड में डबल होता रहता है और फिर यही आपके एक्सक्रीट होके आपके यूरिन में आता है ऐसे लोगों के जो प्रेग्नेंट होते हैं, और फिर उसी को हम प्रेगनेंसी टेस्ट से किट से डिटेक्ट कर रहे होते हैं। टेस्ट की एक्यूरेसी की बात करें, अब मैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो आप किट से आप यूरिन लेकर आप करते हैं घर पर ही, और उसमें एक लाइन आती है तो नेगेटिव, 2 लाइन आती हैं तो पॉजिटिव, आप उसको मानते हैं, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अब इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 99% होती है, इतना इफेक्टिव टेस्ट होता है। अब बात करें सिंगल हल्की लाइन आ गई, तो चाहे वो हल्की लाइन आए, अगर 2 लाइनें आ रही हैं, वो लाइन गाड़ी आ रही है, हल्की लाइन है, इसका मतलब टेस्ट इज पॉजिटिव। बस थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपने उसको थोड़ा जल्दी टाइम पे कर लिया है, तो इसलिए ये लाइन थोड़ी फेडेड है, तो वो भी पॉजिटिव में ही काउंट होता है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 99% होती है। तो अब आती है बात कि किस दिन इसको करना चाहिए। तो इसके लिए वैसे तो अगर मैंने जैसा आपको बताया कि ये हार्मोन 6ठे दिन से ही, फर्टिलाइजेशन के 6ठे दिन से ही अगर आप करेंगे तो हार्मोन ये यूरिन में आना शुरू हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो सकता है। तो पर इसका जो बेस्ट टाइम है, जिस दिन आपको एक्सपेक्टेड डेट हो, यानी कि डेट जिस दिन मिस हुई हो उसके अगले दिन या उसी दिन मॉर्निंग में आप पहले यूरिन से, क्योंकि जो पहला यूरिन होता है वो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, उसमें HCG की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें चांस रहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो आप पहला यूरिन लें और जिस दिन आपको पीरियड आना होता है, जिस दिन मिस हुआ होता है उस दिन या उससे अगले दिन आप कर सकते हैं, उसके बाद तो ये फिर पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और अगर ब्लड टेस्ट की बात करें तो ब्लड टेस्ट तो आपका जो पीरियड के जो डेट है जो आने वाली है उससे भी 4-5 दिन पहले भी अगर आप करते हैं तो ब्लड टेस्ट में ये पॉजिटिव आ जाता है। पर ब्लड टेस्ट इतने कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ये इन्वेजिव है, इसमें सुई चुभाना पड़ती है और ये लैब में किए जाते हैं, थोड़ा महंगे होते हैं, तो इसलिए इतना कन्वीनियंट नहीं है, इतने कॉमनली नहीं यूज़ होते। और जो प्रेगनेंसी किट है ये आप घर पे ही कर लेते हैं, सस्ती भी पड़ती है और कोई भी कर सकता है, बड़ा इजी होता है इसका रिजल्ट भी इंटरप्रेट करना, ठीक है। अब कुछ कंडीशन में ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देता है, यानी कि प्रेगनेंसी होती नहीं है, जबकि ये रेयर होता है, बहुत कम होता है, पर ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको ये रिपीट भी करना पड़ सकता है या फिर ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है फिर आपको। तो वो कंडीशन कौन सी होती है जिसमें आपको ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट देता है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं है और जब भी प्रेगनेंसी की डबल लाइन शो कर देता है, यानी कि आपके यूरिन में या तो ब्लड आ रहा हो या फिर प्रोटीन्स आ रहे हों, नींद की दवाइयाँ आप ले रहे हो या दौरा पड़ता है जिनको, जैसे मिर्गी का दौरा जिसको बोलते हैं, उसको रोकने की दवाइयाँ जब चल रही होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। अब बात करते हैं किन कंडीशन में ये नेगेटिव रिजल्ट देता है, यानी कि प्रेगनेंसी होती है और आपको वो शो नहीं कर रहा होता, यानी कि सिंगल लाइन ही हो रही होती है, नेगेटिव शो कर रहा होता है। फिर इस कंडीशन में भी अगर आपको डाउट हो रहा होता है, आपको पीरियड नहीं आया होता, फिर आपको इस टेस्ट को रिपीट करना चाहिए और फिर भी अगर कोई डाउट हो फिर ब्लड टेस्ट की तरफ आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देता है, यानी कि प्रेगनेंसी होते हुए भी शो करता है कि प्रेगनेंसी नहीं है, यानी कि सिंगल लाइन देता है। तो वो कंडीशन है जैसे कि आपने या तो टाइम से पहले ही कर लिया, अभी पीरियड ड्यू डेट से पहले ही आपने यूरिन टेस्ट कर लिया, तो उसमें आपका हो जाएगा, या आपने एक्सपायरी डेट हो गई है, आपकी किट जो है वो ठीक नहीं है, वो एक्सपायर हो चुकी है, फिर आपने ऐसा किया, या आप कोई डायूरेटिक्स ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिससे कि आपका यूरिन पतला हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपका
फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। या आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है टेस्ट से पहले, तो फिर आपका यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, उसमें जो मात्रा है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता HCG की, तो फिर उसमें भी आपका नेगेटिव आ सकता है। या कुछ नज़ले ज़ुकाम की दवाइयाँ एंटीहिस्टामिनिक लंबे टाइम से खासकर अगर आपकी चल रही है तो वो भी फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आपको दे सकती है। क्या ज़्यादा सेक्स करने से योनि ढीली हो जाती है, वजाइना लूज हो जाती है? तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर या एक भ्रम है, एक मिथ है कि ज़्यादा सेक्स करने से वजाइना लूज हो जाती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ दो फैक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं कि वजाइना टाइट होगी या लूज। अगर कोई चीज़ इफेक्ट भी करती है वजाइना की टाइटनेस को या योनि के टाइटनेस को, वो है एक तो बच्चे का जब जन्म होता है और दूसरा एक होता है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थोड़ी सी जो पेल्विक के मसल्स हैं तो वो ढीले होना शुरू हो जाते हैं। इस कारण से आपका वजाइना जो है वो थोड़ा लूज पड़ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको जन्म देने के लिए मसल्स कुछ फैल जाती हैं, पेल्विक मसल्स का वजाइना में आपने देखा होगा काफ़ी उस टाइम पे बच्चे के सर को पूरी बॉडी को निकालने बाहर धकेलने के लिए थोड़ी बड़ी हो जाती है, और कुछ टाइम बाद वो लगभग कुछ ही दिनों में वो प्रॉपर साइज में वापस आ जाती है, पर इतनी वापस नहीं आ पाती। तो थोड़ा सा साइज बच्चों के जन्म पे, और ख़ासकर कई बार बच्चों को जन्म दिया हो तो इस साइज में फ़र्क आ सकता है। तो ये एक चीज़ है। अब रही बात कि अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो लोग बहुत सारी क्रीम्स वगैरह और मसाज वगैरह करते हैं, तो वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। पर हाँ, अगर आप इसको कीगल एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज हैं जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स की एक्सरसाइज हैं, उसको आप करते हैं तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपकी जो मसल्स हैं पेल्विक की वो टाइट हो जाएंगी, तो योनि भी आपकी थोड़ा टाइट हो जाएगी। तो इसके लिए जो नंबर 1 इस कीगल एक्सरसाइज। आप कीगल एक्सरसाइज में और वीडियो में बता चुका हूँ। सिंपल सा आपको क्या करना होता है, जब आप यूरिन पास कर रहे होते हैं तो उसको बीच में उसकी फ्लो को रोकना होता है। अब बीच में फ्लो रोक रहे होंगे तो कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, जब भी फ्लो रुकती है यूरिन का जो धार है उसको रोकना होता है। अब जब आपने उसको रोक लिया तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही 4 सेकंड के लिए रोका फिर छोड़ दिया, फिर इस तरीके से आपको पता लग जाता है कि आपके कौन से मसल्स कॉन्टैक्ट हो रहे हैं। फिर आप वो काम करते हुए लेटे लेटे कैसे भी आप उन मसल्स को कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक इसी तरीके से अब ये पेल्विक टिल्ट होती है, इसमें आप लेट कर अपने जो पेल्विस को ऊपर उठाते हैं। अब इस तरीके से उठाते हैं कि घुटने और ये एक बॉडी आप फोटो में देख सकते हैं, ये एक लेवल पे रहे। इसको भी आपको ऊपर नीचे मल्टीपल टाइम करना होता है, ये मसल्स आपकी फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं पेल्विक। दूसरा एक होता है, एक एक्सरसाइज में आपको जो अगर करना होता है तो ये आपको अपनी नाभि को पीछे की तरफ पुश करना होता है। इसका तरीका ये होता है कि आप अपने दीवार के साथ अपने हाथ ऐसे करके खड़े हो जाएं, कंधे शोल्डर्स आपके और कमर दीवार से टच हो, ठीक है। फिर आप अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, और जब आप इसको अंदर की तरफ खींचेंगे तो आपको मेक श्योर कि आपकी जो कंधे हैं और कमर वो दीवार से लगी रहे, क्योंकि आप दीवार से लग के खड़े हुए। और ये आपको 4 सेकंड अंदर खींचना है, फिर छोड़ देना है। ऐसे 10-20 बार करिए, दिन में कई बार करिए, तो इससे आपकी पेल्विक मसल स्ट्रांग होती है। फिर इसके लिए कुछ वेजाइनल कोन्स भी आते हैं। हाँ, अब जैसे वेट लिफ्टिंग होती है तो इसके लिए भी आपको कुछ कोन्स मिल जाते हैं, तो वो कोन्स वेजाइना में इंसर्ट करके अंदर वेजाइना में डाल के आपको उनको पकड़े रहना होता है। मतलब हाथ से नहीं पकड़े रहना होता, वेजाइना के मसल से, पेल्विक मसल से उनको इस तरीके टाइट करना होता है कि वो नीचे गिरे ना। तो वो कौन सा पकड़ के रखते हैं, फिर आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई तो आराम से पकड़ा जा रहा था, फिर वो वेट वाले के थोड़े भारी कोन्स मिलते हैं या उसमें वेट अटैच किया जा सकता है हल्का। फिर उस वेट के साथ उसको आप इंसर्ट करेंगे, वजाइना में योनि में डालेंगे, और उसमें फिर आप उसको रोके रखेंगे। और हाथ से नहीं रोके रखना, उसको अपना जोर लगा के अपने पेल्विक मसल को कॉन्टैक्ट करके कितनी देर तक रोक सकते हैं। तो इसलिए वो मसल्स कॉन्टैक्ट होने हैं तो फिर वो आपकी वजाइना को टाइट रखेंगे वो मसल्स। तो ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं उससे कि आपकी जो मसल्स हैं उनको आपको एक इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, करंट, हल्का करंट छोड़ा जाता है जिससे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके जरिए भी किया जाता है। तो न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, तो ये भी आपकी लेडी डॉक्टर के थ्रू आप मिलके ये भी अगर आप चाहें तो ये प्रोसीजर भी आप करवा सकते हैं। मल्टीपल बर्थ हुए हों और खासकर कोई टियर हो गया हो पेल्विक मसल्स में, कोई ज़्यादा लूज हो गई वजाइना, तो फिर इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट कुछ सर्जरी वगैरह भी या प्लास्टिक सर्जन वो कर देते हैं। तो वो कोई बहुत सिंपल सा ऑपरेशन होता है, तो उससे भी आपकी जो लूजनेस है पेल्विक मसल्स की या वजाइना की जो टाइटनेस है वो सुहाग रात को या वेडिंग नाइट को, फर्स्ट नाइट को दर्द क्यों होता है, खासकर फीमेल्स में पेन क्यों होता है? तो इसके कई कारण होते हैं। अब कारणों में सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि एक ये, जब शादी हुई है, फर्स्ट नाइट है, पहली बार पहले ही दिमाग में
काफ़ी टेंशन होती है, थकान होती है, क्योंकि शादी की इतनी सारी रस्में होती हैं, फीमेल थकी होती है, सेक्स का ज़्यादातर इतना अट्रैक्शन नहीं रह पाता है, आराम को मन कर रहा होता है। फिर अब मेल पार्टनर की खातिर सेक्स भी करना पड़ता है, तो वो मेंटली तो तैयार हो ही नहीं फीमेल। उसमें अब फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा बहुत पेन होना एक नॉर्मल सी बात है, वो पेन होगा ही होगा, और नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इस पेन का सबसे बड़ा कारण है एंजाइटी, स्ट्रेस, थकान। क्योंकि अब एंजाइटी इसलिए होती है कि फर्स्ट टाइम हो रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा, कितना दर्द होगा, सब कुछ। दूसरा ये है कि जो मेल पार्टनर है अगर वो फोर प्ले नहीं करता, उसको भी कोई नॉलेज नहीं है, और फीमेल को सेक्स से पहले स्टिमुलेट नहीं करता, यानी कि उसको एक्साइट नहीं करता, या किस नहीं करता, हग नहीं करता, और लिकिंग, सकिंग, ये सब कुछ नहीं करके डायरेक्ट सेक्स करता है, तो फिर योनि गीली नहीं हो पाती। योनि गीली नहीं होती और पेनिस में भी गीलापन नहीं आ पाता, तो घर्षण होता है। फिर उस घर्षण से फीमेल को दर्द होता है। दर्द के कारण फिर वो वहाँ के मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डर के कारण भी और दर्द के कारण भी, वो फिर और टाइट हो जाएंगे तो फिर और दर्द होता है, तो इसे हम बोलते हैं वेजिनिस्मस। तो वो मसल्स टाइट हो गई तो बिल्कुल ही फिर अंदर ये प्रवेश कराना मुश्किल हो जाता है। तो ये दो मेन कारण हो गए। या फिर फीमेल को पीरियड आने वाले हों तो उस टाइम भी पेन हो सकता है, पीरियड से पहले पेन होता है, ठीक है। या फिर कोई हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन हो योनि में, जब हो सकता है। तो ये कुछ मोटे मोटे कारण हो गए कि जिनके कारण फीमेल को पेन हो सकता है। तो मेन कारण तो ये होता है जल्दबाजी, या फीमेल को आपने इमोशनली अपने से अटैच नहीं किया और डायरेक्ट शुरू हो गए, तो ये पेन देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अब कुछ लोगों को ये वहम हो जाता है कि भाई ब्लीडिंग तो हुई नहीं, ठीक है, जिसका मतलब ये वर्जिन नहीं है, तो ये भी बहुत गलत बात है। क्योंकि फर्स्ट नाइट को ब्लीडिंग होना बिल्कुल भी वर्जिनिटी का क्राइटेरिया नहीं है। ये साबित नहीं करता कि उसने पहले सेक्स किया हुआ है या वो वर्जिन नहीं है। जो हाइमन होती है इंटैक्ट, कुछ लोगों को तो जन्म से ही नहीं होती, कुछ बीमारी जैसे टीबी वगैरह वो हो जाए उसमें भी ख़त्म हो जाती है। और सबसे कॉमनली जो सील या वेजाइना की जो हाइमन है, जिसे आप सील बोलते हैं, ठीक है, झिल्ली जो होती है वो खेल कूद में ही, वो स्कूल डेज में या कभी भी वो अपनी जगह से हट सकती है, यानी कि फट सकती है। जैसे कि अब घुड़सवारी हो गई, खो खो, कबड्डी, उछल कूद, इसमें हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये साबित नहीं करती कि फीमेल पार्टनर ने पहले सेक्स किया हुआ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये पेन होना एक नॉर्मल सी बात है और इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आप थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं, वार्म शावर ले सकते हैं, गुनगुने पानी की सिकाई कर सकते हैं, या कोई हल्का फुल्का पेन किलर जैसे कि पैरासीटामोल 500 mg में आप ले सकते हैं। कोई अगर आपको पीरियड के टाइम पे ज़्यादा दर्द होता है तो आपके जो डॉक्टर बताते हैं आपको ऐसी गोली मेफेनिक एसिड, मेफ्टल, स्पास, ये ठीक है, ये ब्रूफेन, ये भी आपको सूट करती है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसे सच कोई गंभीर समस्या नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा इसका इलाज होगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। ये आप देखेंगे आने वाले टाइम में खुद ब खुद ही समस्या आपकी ठीक हो जाती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट में गांठ होने को, या जो स्तन में कोई गांठ गठिया बन जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये कोई कैंसर तो नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो ब्रेस्ट के लंप या ब्रेस्ट की गांठ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक कैंसर भी हो सकती है। तो इसलिए इसकी पहचान होना और इसको कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, और इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो ये लंप होते हैं ब्रेस्ट में या स्तन में, जो गांठ होती है, वो ज़्यादातर नॉन कैंसरस होती है, क्योंकि कई और कारण होते हैं। कैंसर इतना कॉमन नहीं है, ज़्यादातर नॉन कैंसरस कारण होते हैं, पर हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फीमेल्स में हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं। अब जैसे आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो प्रोलैक्टिन बढ़ गया होता है, तो उसमें फिर उससे भी गांठें पड़ सकती हैं। या फिर जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं, वो मेल फीमेल लड़का या लड़की, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो जवानी के टाइम पे भी छोटी छोटी गांठ उनके स्तन में या ब्रेस्ट में देखने को मिल सकती है। तो वो भी कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है, इसमें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का कुछ एस्ट्रोजन बच्चे में भी आ जाता है, तो छोटे बच्चों में भी कई बार स्तन में या उनके निपल्स में थोड़ी गांठ सी महसूस होती है, उभरे महसूस होते हैं। तो वो भी कोई घबराने की बात नहीं है। वो एस्ट्रोजन कुछ दिनों में अपने आप ही वॉश हो जाता है, उसका लेवल ख़त्म हो जाता है, तो ये गांठ भी खत्म हो जाती है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। ये सब सेल्फ लिमिटेड, यानी कि खुद ही खत्म होने वाली चीज़ें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या क्या वजह होती हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिसकी आपको गांठ देखने को मिल सकती है, क्या क्या बीमारियां होती हैं। कैंसर के अलावा भी बहुत कुछ होता है, और वो
सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा चीज़ें को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही ठीक हो जाती हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सिस्ट। अब सिस्ट का मतलब होता है कोई गुब्बारा, पानी से भरा हुआ, लिक्विड से भरा हुआ गुब्बारा, ठीक है। तो अब इसकी पहचान ये होती है कि ये थोड़े छूने पर पता लग जाता है कि ये काफ़ी मुलायम है, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे पानी से भरा हुआ गुब्बारा। तो अगर ये चीज़ है तो इसलिए तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल इसमें किसी इलाज की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटे मोटे तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, अदरवाइज फिर नीडल डाल के इसका फ्लूइड बाहर खींच लिया जाता है। इसी तरीके से एक कंडीशन होती है मिल्क सिस्ट, जो बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ है, उनमें ये देखने को मिलता है। क्योंकि जब मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होता है तो उस टाइम में कुछ मिल्क से भरे गुब्बारे अंदर बन जाते हैं, तो वो मिल्क सिस्ट जिनको बोलते हैं, तो उसको भी किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। पेन वगैरह हो तो पेन किलर ले सकते हैं या उसकी सिकाई वगैरह कर सकते हैं, तो वो भी कोई ट्रीटमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही एक कंडीशन होती है फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट। पहले इसको फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ बोला जाता था, पर अब ये क्योंकि बीमारी तो है नहीं, तो इसको अब फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट बोला जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, जब मेंसेस से पहले यानी कि जब माहवारी होने से पहले खासकर, तो फीमेल में कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे हो रहे होते हैं, तो उनकी ब्रेस्ट थोड़ा टाइट हो जाती है, थोड़ा टेंडर, पेन होने लगता है, उसमें थोड़ा फूल भी जाती है। तो वो ये हार्मोनल चेंजेस की होता है, इसको भी कोई ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और जैसे ही पीरियड होते हैं तो ये फिर अपने आप ठीक हो जाती है। या फिर इसमें पेन किलर वगैरह ले सकते हैं थोड़ा बहुत। आप अगर हल्की सिकाई करना चाहें, जिससे भी आपको रिलीफ मिल रहा हो, होम रेमेडीज आप कर सकते हैं। ये कोई कैंसर वगैरह नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं होती। ज़्यादातर फीमेल्स में ये देखने को मिलता है। एक ऐसी कंडीशन होती है फाइब्रो एडेनोमा। तो अब फाइब्रो एडेनोमा क्या होता है, इसमें एक लंप होता है, ये भी एक गांठ मिलती है, पर वो रबड़ी होती है और आराम से मूव कर रही होती है। अब जब मूव कर रही है, और रबड़ी का मतलब थोड़ा मुलायम जैसे रबड़ की तरह होती है, तो वो भी कोई घबराने की बात नहीं है। तो पर इसके लिए जैसे अब इस तरह की गांठें होती हैं, तो आपको डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि ये हर गांठ को ऐसे पहचान लें कि भाई ये तो फाइब्रो एडेनोमा है। तो इसलिए आपको अपने नए डॉक्टर से मिलकर एक बार चेक करा रहे हैं, वो ज़रूरत महसूस करेंगे तो कुछ जांचें भी होती हैं, जो कि आगे मैं वीडियो बताने वाला हूँ, तो वो करवा सकती हैं और इजीली पता लग जाएगा कि किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। और कुछ वार्निंग साइन भी होते हैं जिससे पता लगता है ये कैंसर है, तो वो भी मैं भी बताऊंगा आपको। लाइपोमा एक कंडीशन होती है, इसमें लाइपोमा का मतलब होता है लिपिड से बनी हुई गांठें, यानी कि इसमें फैट्स, आप ये ज़्यादातर तो वैसे आपने देखी होंगी अक्सर हाथ पैरों पे, इस सरफेस पे, कमर पे देखने को मिल जाती हैं। अब ये भी क्या होती है, जहाँ फैट सेल्स की बनी होती है, एडिपोज सेल की, इनको किसी भी इलाज की जरूरत नहीं होती, ना कोई इस पर मेडिसिन काम करती है, ना इसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, अनटिल आपको भाई कॉस्मेटिकली या देखने में बुरी लग रही हो, ऐसी जगह पर हो, तो फिर इसको निकलवाना पड़ता है। अदरवाइज ये इससे कोई हार्म नहीं होता, बिनाइन होती हैं, फैलती नहीं है, कोई नॉन कैंसरस गांठें होती हैं, इनसे कोई खतरा नहीं होता आपको। तो ये भी ब्रेस्ट में भी देखने को लाइपोमा मिल सकती है। इस तरीके से मेस्टाइटिस का मतलब इन्फेक्शन ऑफ ब्रेस्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर पस की गांठें पड़ सकती हैं, तो फिर उसको एंटीबायोटिक्स से ट्रीट किया जाता है, तो वो आपके डॉक्टर करते हैं, तो ये भी कैंसरस नहीं होती। या कोई चोट लग जाए, अब चोट लग जाए तो अंदर हिमेटोमा, खून की गांठ पड़ सकती है, अंदर लोकलाइज खून जमा हो सकता है, तो आपको पहले पता होता है कि चोट लगी है, उससे हुआ, तो वो भी कोई सीरियस बात नहीं है, अपने डॉक्टर से मिलकर आप उसका इलाज करा सकते हैं, तो ये भी नॉन कैंसरस हो गई, कोई इतनी सीरियस बात नहीं रही। अब बात करते हैं दोस्तों कैंसर की। अब कैंसर की बात जहाँ जाती है तो इसके कुछ वार्निंग साइन होते हैं, जिससे पहचान कर सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं। डॉक्टर से मिलने से पहले भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। टेस्ट तो कुछ होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो कुछ वार्निंग साइंस हैं। अब ये जो मैं आपको साइंस और सिम्टम्स बता रहा हूँ, वो ज़्यादा साइंस हैं क्योंकि आपको देखने हैं, तो इनको आपको बहुत सीरियसली आपको नोट करना है और इनको आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ें तो आपको नहीं आ रही। अब एक कंडीशन होती है इन्वर्टेड निप्पल, यानी कि जो निप्पल नॉर्मली जो आपका होता है वो बाहर की तरफ होता है ब्रेस्ट का, पर ये पीछे की तरफ तो नहीं जा रहा है, अंदर की तरफ तो नहीं चला गया, ये आपको देखना होता है। वहाँ की खाल, वहाँ की खाल पे कोई नीलापन तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, या वहाँ झुर्रियाँ तो नहीं पड़ गई हैं, वहाँ की खाल सुगड़ तो नहीं गई है निप्पल के आसपास की, या कोई पर्टिकुलर एरिया की खाल आपके ब्रेस्ट की, तो इस पर भी आपको ध्यान देना होता है। निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, और खासकर कोई ब्लड वाला जिसमें ब्लड आ रहा हो, वो डिस्चार्ज एक सीरियस कंडीशन होती है, तो उस पर आपको ध्यान देना होता है। कोई नई गांठ तो नहीं आ गई है, या कोई गांठ बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ गई है, या कोई बहुत अलग से कोई गांठ बड़ी तो नहीं हो गई है, तो ये आपको ध्यान देने वाले लक्षण होते हैं। क्या कोई ऐसा एरिया दिख रहा है आपको ब्रेस्ट में जो बिल्कुल आसपास की ब्रेस्ट से बिल्कुल अलग है देखने में, तो वो भी एक वार्निंग साइन है। या कोई ऐसी गांठ जो आपके पीरियड होने के बाद, जैसे मैंने बताया फाइब्रोसिस्टिक डिजीज,
वो पीरियड से भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो पीरियड होने के बाद भी उसका साइज़ कम नहीं हो रहा है, तो फिर ये वार्निंग साइन है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बावजूद भी आपके डॉक्टर कुछ टेस्ट करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि इसे कुछ है भी या नहीं, या इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं, तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। आप इसमें सबसे जो कॉमनली जो टेस्ट होता है वो किया जाता है, आप डॉक्टर एग्जामिन कर लेंगे, अपने आप पैल्पेट कर लेंगे, फिर आपके ब्रेस्ट को खुद चेक करेंगे, ठीक है, या फिर आप कुछ टेस्ट होते हैं, आप टेस्ट में इसका जो है आपका मेमोग्राफ किया जाता है। मेमोग्राफ आपका एक तरीके का एक्सरेज होता है ब्रेस्ट का, वो अगर आपके पहले करा हुआ तो उससे कंपेयर करके देखते हैं कि गार्ड का साइज़ क्या बढ़ा, उसमें क्या चेंजेस आ गए टिश्यूज़ में, तो ये मेमोग्राफ होता है, ये आपका एक तरीके का एक्सरे हो गया। फिर या फिर आपका अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है ब्रेस्ट का, या फिर आपका FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एक नीडल डाल के उस गांठ में से कुछ फ्लूइड खींचा जाता है, फिर उसको माइक्रोस्कोप में उसके सेल्स की स्टडी की जाती है कि उसमें कौन से सेल्स हैं, कैंसर सेल तो नहीं है, तो ये भी किया जाता है। ज़्यादा डाउटफुल हो या उससे काम नहीं चल रहा हो तो फिर थोड़ा सा पीस लिया जाता है आपकी उस गांठ का, वो डॉक्टर ही लेते हैं, उसको बायोप्सी बोलते हैं, तो उसको भी ये एक FNAC का एक बड़ा रूप हो गया, मतलब उसका एडवांस फॉर्म हो गई, तो वहाँ उससे भी चेक किया जा सकता है, या फिर MRI वगैरह करा के देखा जा सकता है। तो ये कुछ टेस्ट हो गए जिनके थ्रू इसका पता लगाया जा सकता है। इन टेस्ट से नॉर्मली क्लियर हो जाता है कि कैंसर तो नहीं है और फिर क्या ट्रीटमेंट के, और ब्रेस्ट अगर मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर निकलता भी है तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इतने चौकन्ने हैं, इतना ज़्यादा आप अपनी सेहत के जो है कॉन्शियस हैं लेके, तो आप अगर इसको शुरू में ऑब्जर्व कर लेंगे और डॉक्टर के पास चले जाएंगे और कैंसर भी निकला एक टाइम में, तो डॉक्टर तो इनिशियल स्टेजेस में बहुत आराम से ये ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको वार्निंग साइंस पता होने चाहिए और आप हर किसी गार्ड को कैंसर ना समझें, घबराएं नहीं उससे, और खुद ही एग्जामिन करें, और जब आपको लगे ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने डॉक्टर से टाइम पर मिल लें। और टाइम पर मिलेंगे तो इलाज इसका बहुत आसान है, और कुछ भी हो, अगर वो चाहे कैंसर की गांठ क्यों ना हो, वो पूरी तरह रिकवर हो जाती है और पूरी तरह ठीक हो जाती है, और आपको उससे कोई फिर आगे खतरा नहीं रहता। वैसे तो बहुत बेसिक टॉपिक है, पर कुछ लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछते हैं तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रही है, क्योंकि उन लोगों को अब एजुकेशन की कमी या उनकी कुछ ज़्यादा ही सीधे लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। तो वो मुझसे कई तरीके के क्वेश्चन करते हैं। वो पूछते हैं, सर मैंने एनल किया था तो मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी पार्टनर प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएगी? सर मैंने ओरल किया था, यानी कि मुख मैथुन किया था, तो उससे मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएगी? या सर मैंने सिर्फ फिंगर अंदर डाल ली थी, वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएगी? या सर मैंने आपने पहले लिंग को छुआ था, उसमें थोड़ा पानी आ गया था, मैंने फिर फिंगर थोड़ी सी बाहर टच करा दी थी? या सर जो मेरा चिपचिपा पानी है वो उनकी योनि के आसपास टच हो गया था, उससे प्रेगनेंसी तो नहीं हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन मैं इसी कारण से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रही है, सो दैट उनको थोड़ा अवेयरनेस बढ़े, उनको पता लग जाए कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। तो प्रेगनेंसी के लिए आपके जो स्पर्म है और फीमेल के जो ओवा है, यानी कि अंडकोश है या अंडा है फीमेल का, उसका मिलना ज़रूरी होता है। वो मिलता कैसे है? स्पर्म जब मिलेंगे जब आप अपने लिंग को योनि में प्रवेश करा के अपना इजैकुलेशन यानी कि डिस्चार्ज करेंगे, अपने स्पर्म पूरी प्रवाह के साथ अंदर छोड़ेंगे, जिसे हम सेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा किया है और बिना कंडोम के किया है तो प्रेगनेंसी के चांस हो जाते हैं। अब चांस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उनका साइकिल का कौन सा टाइम चल रहा है, यानी कि मेंसेस का, माहवारी का कौन सा टाइम चल रहा है। अब जैसे इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, सेफ पीरियड, वो भी आप चेक कर लेना कि कब ऐसा होता है, यानी कि शुरू के जो दिन होते हैं वो सेफ होते हैं, लास्ट के सेफ होते हैं, और उस टाइम में, और जो बीच के दिन होते हैं 14, 15, 16, 17, 18, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांस हो जाते हैं, ठीक है। वो भी बिना कंडोम के आपने सेक्स किया हो तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है कि आपने सेक्स प्रॉपर किया। अब एनल सेक्स किया, यानी कि आपने मलद्वार में से सेक्स किया है और वहाँ पे आपने स्पर्म छोड़े हैं, तो प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी। ऐसी आपने सिर्फ फिंगर डाली है, वो फिंगर जो है आपने अगर स्पर्म अपने पेनिस को छुआ है, उसको फिंगर डाल दिया, तो ना की बराबर ही चांस है, ना, ऑलमोस्ट निल, बिल्कुल रेयर। वहाँ पे स्पर्म मौजूद हो, वो फिर अंदर जाके एक स्पर्म या इतने कोई सर्वाइव कर गया हो, क्योंकि अगर एक बार उंगली सूख गई, वो सूख गया तो स्पर्म फिर मर जाते हैं, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे फिंगर से प्रेगनेंसी का होना लगभग नामुमकिन
मुमकिन ही है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसी तरीके से आप मुंह मैथुन करते हैं, मुंह के रास्ते से स्पर्म अंदर जा रहे हैं, किसी ने स्पर्म निगल लिए, वीरे को निगल लिया है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मुझे इसलिए वीडियो बनाना पड़ रही है क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं और उनको ये पता नहीं होता। सही बात भी है, साइंस पढ़ी नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं पता हो पाती हैं। तो इन चीज़ों से प्रेगनेंसी नहीं होती है। पर हाँ, प्री कम, ये जो प्री कम का मतलब होता है जो सेक्स से पहले जो डिस्चार्ज निकलता है, यानी कि आपने सेक्स से पहले जो थोड़ा बहुत सफ़ेद पानी निकलता है, उसमें कई बार स्पर्म हो सकते हैं, कई बार। तो उसमें उसके लिए वीडियो में बना चुका हूँ प्री कम से प्रेगनेंसी, तो उसमें कुछ % चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि आप वो विड्रॉवल मेथड में ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि आप सोचते हैं कि हम सेक्स करेंगे, जैसे डिस्चार्ज होने वाला होगा हम बाहर निकाल लेंगे, तो कई बार हम निकालने में थोड़ी बहुत भी देर हो जाती है। तो फिर जो प्री कम होता है, सफ़ेद पानी जो डिस्चार्ज से, प्रॉपर डिस्चार्ज से पहले जो निकलता है, उसमें कई बार स्पर्म हो सकते हैं, चांसेस होते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी काफ़ी कम चांस होते हैं। तो प्रेगनेंसी के चांस ऐसे में बन जाते हैं। फिर उनकी कौन सी साइकिल चल रही है, कौन सा डे चल रहा है, कौन सा फेज चल रहा है साइकिल का, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ मोटे मोटे कारण हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इससे कुछ नहीं होता। और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर कि वो मेरा डिस्चार्ज उनके कपड़ों पे लग गया था, हाँ, तो वो उन्होंने वो कपड़े पहन लिए, तो अब तो वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो ये सब बिल्कुल आप मान के चलिए कि इसमें कोई प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते जब तक अंदर योनि के लिंग का प्रवेश ना कराया जाए और अच्छी तरह पूरा डिस्चार्ज ना कराया जाए, तो जब प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपके सारे डाउट प्रेगनेंसी के, प्रेग्नेंट होने को लेकर, कैसे फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन, ये सब के क्लियर हो गए होंगे। और अब आप आगे कोई भी ऐसी टेंशन नहीं रखेंगे, क्योंकि इस स्ट्रेस के कारण लड़कियों को भी और लड़कों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनकी नींदें उड़ जाती हैं, वो आपस में मिल तो पाते नहीं हैं। ठीक है, फिर उधर से वो उसको मैसेज कर रहा होता है, वो उसको मैसेज के हुआ क्या ये हो गया। और इस स्ट्रेस के कारण कई बार लड़कियों का जो पीरियड है वो ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि वो और घबरा जाते हैं क्योंकि जब ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, टेंशन होने लगेगा, सेक्स हो गया है अब तो प्रेगनेंसी ना हो जाए, तो ये टेंशन चल रही है दिमाग में, वो उनके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती है। अब वो जब हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो जो पीरियड्स हैं वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, याद नहीं कि 1 हफ्ते तक डिले हो सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि भाई अब हम प्रेग्नेंट हो गए। तो उसका इस टेंशन को निकालने का सीधा सा ये है कि जैसे ही आपका पीरियड आपका डिले हो, यानी कि जिस दिन आना चाहिए उस दिन नहीं आया, उसी दिन आप एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अपने केमिस्ट से लेके कर लो, सुबह के यूरिन से। ठीक है, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी चेक कर लेना, उससे आपके सारे डाउट क्लियर आ जाएंगे। एक लाइन आई तो नेगेटिव, 2 लाइन आई तो पॉजिटिव। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर फीमेल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहे हैं, और आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है। अदरवाइज़ तो फिर आगे चल के फीमेल की सेहत को, वो चाहे मानसिक सेहत हो या फिर फिज़िकल सेहत हो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है एक ज़रा सी आपकी लापरवाही से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फर्स्ट नाइट या सुहाग रात को कैसे यादगार या सक्सेसफुल रात बना सकते हैं। सुहाग रात को सक्सेसफुल बनाने के लिए, फर्स्ट नाइट को अच्छी बिताने के लिए, आपको सबसे पहले तो अपने दोस्तों की बातों को अपने दिमाग से निकाल कर जाना है। जी हाँ, कहते हैं ना हर एक दोस्त कमीना होता है, तो वो बात यहाँ पर काफ़ी हद तक सही भी बैठती है। तो आपको जैसे दोस्त बताते हैं कि हमने इतने राउंड लगाए, हम तो जाते ही शुरू हो गए थे, हमने ये टैबलेट खाई, हमने ऐसी आवाज़ें निकलवा दी, या ये 2 पैग लगा ले फिर चले जाना और छोड़ना नहीं, इन बातों को अपने दिमाग से निकाल कर आपको जाना है। तो सबसे पहले तो आपको कोई टैबलेट नहीं खानी, कोई नशा नहीं करके जाना, और अपने पार्टनर को कंफर्ट जोन में लेना है। कंफर्ट जोन का मतलब उनके मन से डर निकालना होता है। अब डर निकालने के लिए आप सबसे पहले शुरुआत में एक अच्छी बातें करनी होती हैं, हाथ पकड़ना होता है, हल्का फुल्का किस भी कर सकते हैं, या आप हग भी कर सकते हैं। तो आप कंफर्ट जोन में लेना होता है, आपको डर निकालना होता है। उसके लिए आप कोई भी जोक भी सुना सकते हैं, इधर उधर की बात भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कंफर्ट जोन में लीजिए ताकि डर निकल सके, क्योंकि डर अगर रहेगा तो ना आप एंजॉय कर पाएंगे, ना आपका पार्टनर एंजॉय कर पाएगा। अब आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई हड़बड़ाहट नहीं रखनी कि मुझे बस अब सेक्स ही करना है। ये बिल्कुल मान के नहीं चलना कि आपको कोई हड़बड़ाहट रखनी है और बहुत ज़्यादा
अब एक्साइट नहीं होना, अपने आप पे कंट्रोल रखना है। ये नहीं कि हाथ पकड़ा और बस एकदम आप एक्साइट हो गए और आप शुरू हो गए, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है। बहुत रिलैक्स होके और बहुत ही एक कंफर्ट जोन में लाके आपको धीरे धीरे शुरुआत करनी होती है। इसके साथ साथ आपको देखना होता है कि आपका रूम का टेम्परेचर कैसा है, कि बहुत ज़्यादा सर्दी हुई तो भी आप दोनों सुकड़ेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि रूम का टेम्परेचर इज आप अकॉर्डिंगली आपके अकॉर्डिंग है और आप उसमें एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब बातों की जब शुरुआत करते हैं तो कभी भी वर्जिनिटी पे कोई सवाल ना करें। वर्जिनिटी पे अगर आप सवाल करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट नाइट को अगर ब्लीडिंग हो ना हो ये इससे फर्क नहीं पड़ता, कि इससे ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि फीमेल पार्टनर आपकी वर्जिन नहीं है या उसने पहले सेक्स किया हुआ। ब्लीडिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये भी आप दिमाग में अपने रख के चलिए पहले ही, ठीक है। तो इस चीज़ को भी, और अब बातों में अब कभी भी आपको जजमेंटल नहीं होना। अब जजमेंटल का मतलब ये होता है कि अब आप जैसे कोई बात कर रहे हैं तो आपको इस तरीके की बातें नहीं करनी, अरे तुम तो शहर की लड़की हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हें तो पता होता है ये सब, तुम्हें तो पता ही होगा, और थोड़ा सा ही तो दर्द होगा, और अब इतने नखरे किस बात के, या ये जो मतलब इस तरीके की आपको बातें को अवॉइड करना होता है। ये सब आपको नहीं करना, अदरवाइज वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं दुख पहुंचा सकती है या मूड खराब कर सकती है आपका या आपके पार्टनर का, तो आप उस नाइट को फिर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, लोग ये मान के चलते हैं कि पहली नाइट को सेक्स करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर की तबीयत कैसी है, कैसा मूड है, बहुत ज़्यादा थके हुए तो नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, साइकोलॉजिकली फिट है, उस टाइम पे मेंटली फिट हैं आप लोग, और तो आप फिर सेक्स का ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी बात, अब आप सेक्स ट्राई करते भी हैं तो पहले दिन आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें कि ये आप ओरल भी करेंगे, एनल भी करेंगे, हार्ड कोर भी ट्राई करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी कोशिश भी ना करें, सोचे भी ना इस बारे में। आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है और फर्स्ट नाइट आपको कंफर्ट जोन में अपने पार्टनर को आपको उसका डर निकालना होता है और एंजॉय भी करना होता है, और अपने पार्टनर को भी एंजॉय कराना होता है। सबसे बड़ी बात ये है। और कुछ चीज़ें और है जो जिनका आपको ध्यान रखना होता है कि आप पैग लगा के ना जाए, मुंह से बदबू ना आ रही हो, कोई चीज़ ऐसी खा के ना जाए जिससे पार्टनर, उसके लिए आप कोई माउथ फ्रेशनर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। मेन पॉइंट ये है कि आपको इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी होती, और सेक्स करना या हार्ड कोर सेक्स, मल्टीपल टाइम सेक्स, ये कोई अच्छी सुहागरात की निशानी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वेटिंग या फीमेल एजैकुलेशन के बारे में। ये फीमेल एजैकुलेशन क्या होता है, कब होता है, ये होना ज़रूरी है या ये सब में होता भी है या नहीं, तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से इस दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। तो स्क्वर्टिंग या फीमेल एजैकुलेशन, ये ड्यूरिंग सेक्स या ड्यूरिंग हैंड प्रैक्टिस जो फीमेल मैस्टरबेट कर रही होती हैं तो उसमें भी हो सकता है। पर ये जब होता है जब पहले आप ये समझिए होता क्या है। तो फीमेल स्क्वर्टिंग एक डिस्चार्ज निकलता है बहुत एक तेज़ी से बाहर की तरह, जैसे मेल में एजैकुलेट करते हैं ऐसी फीमेल एजैकुलेट करती है। ये डिस्चार्ज होता है यूरिथ्रा से, जो उनकी पेशाब की नली होती है वहाँ से निकल रहा होता है, और बिल्कुल पानी की तरह होता है, पेशाब की तरह होता है, पर इसकी जो स्मेल होती है वो पेशाब जैसी बिल्कुल नहीं होती। और ये जब होता है जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑर्गाज्म वाला फेस चल रहा होता है फीमेल का, जब बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्साइटेड हो जाती हैं। और ये ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, या फिर आप हमेशा इसी कोशिश में लगे रहे कि इसको तो वाला ऑर्गाज्म या फीमेल स्क्वर्टिंग हुई नहीं तो मैं ये करके ही मानूंगा, या ये इसको मज़ा नहीं आया, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़रूरी नहीं होता, ये कभी कभार ही होता है, और ये जब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो जब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दे आर आपको जो फोकस रखना होता है वो आपके अपने फोर प्ले पे, आपके क्लाइटोरिस के स्टिमुलेशन पे, जी पॉइंट के स्टिमुलेशन पे, या आपको मसाज पे, या फिर आपको जो उसको टच करना होता है, किस करना होता है, ये सब पे आपको फोकस रखना होता है, ना कि आपको स्क्वर्टिंग पे ध्यान देना होता है। अदरवाइज तो आप अपना मज़ा भी किरकिरा कर लेंगे और आप भी फेल हो जाएंगे फिर। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक